हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीए इंटरमीडिएट कॉस्टिंग रिवीजन क्लासेस। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 13, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट। सो व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट? स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए हम स्टार्ट करते हैं इसको, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज्ड है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में एक ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए इंगेज्ड है। तो अब इस ऑर्गेनाइजेशन जो थ्रू एंड थ्रू ईयर जितने सालों से ये काम करने लग रही है, तो अब एक एक्सपीरियंस गेन हो जाता है जिसे हम कहते हैं ओवर द टाइम, एक लर्निंग कर्व भी उसे कहा जाता है। और जब लर्निंग कर्व से एक ऑर्गेनाइजेशन गुजरती है तब हमको पता चलता है कि यस, कोई तो चीज़ ऐसी है जो हम एडवांस में पता लगा सकते हैं कि आने वाला जो प्रोडक्शन है, आने वाला जो हम एक बैच रन करने वाले, जितने पीस प्रोड्यूस करने वाले हैं, उसका मोटा मोटी खर्चा कितना आने लग रहा है। हम ओवर द ईयर इसको एक्सपीरियंस करते करते मान लीजिए हम बोलते हैं कि आने वाले मंथ में जो हम 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करने वाले हैं, तो इन 10,000 यूनिट के लिए जो मटेरियल है, लेट्स से 1 लाख रुपीज़ का लगेगा। कितने का लगेगा? 1 लाख रुपए का मान लीजिए मटेरियल लगेगा। उसके बाद लेबर कॉस्ट है, तो लेबर कॉस्ट मान लीजिए कि लेट्स से 60,000 की लगेगी। एंड आफ्टर लेबर कॉस्ट लेट्स से हम ओवरहेड जो एलोकेट करेंगे, मान लीजिए उसको 40,000 के ओवरहेड्स ओवर द टाइम एलोकेट हो जाएंगे। ऐसे हमको पता है कि मोटा मोटी 10,000 यूनिट बनाने के लिए हमको 2 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो इस हिसाब से बेसिकली स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे कि एक यूनिट ऑफ आउटपुट निकालने के लिए, एक यूनिट ऑफ आउटपुट निकालने के लिए कितने इनपुट लगेंगे इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल, कितना उस पर लेबर लगेगा एंड कितना उस पर ओवरहेड्स जो है लगेंगे। सिंपल सी बात है। अब मान लीजिए एक यूनिट बनाने के लिए हमको 10 यूनिट अगर इनपुट लग रहा है, उस पर 2 घंटे का लेबर लग रहा है एंड लेबर के बेसिस पे ओवरहेड जो है उस पर एब्जॉर्ब और एलोकेट किए जा रहे हैं। तो हम इसको बेसिकली इसके हिसाब से और इंडस्ट्री के भी स्टैटिस्टिक्स देख के हिसाब देखने के बाद हम एक स्टैंडर्ड डिसाइड करेंगे कि यस, फॉर एवरी यूनिट ऑफ दिस प्रोडक्ट वी नीड सर्टन सेंस ऑफ इनपुट्स। एक हम स्टैंडर्ड्स बनाएंगे कि मोटा मोटी हमको पता है कि एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना हमको इनपुट लगता है, कितना आउटपुट लगता है। फेयर इनफ। तो इसी को स्टैंडर्ड सेट करना बोलते हैं। और स्टैंडर्ड से जब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी कंपेयर करेंगे, जो हमने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, और जब हम एक्चुअल प्रोडक्शन करेंगे और एक्चुअल फिगर जब इससे कंपेयर करेंगे, तो हो सकता है कुछ इससे डिविएशंस आए, कुछ चेंजेस आए, कुछ फर्क आए। इन फर्क को हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के भाषा में बोलते हैं वेरिएंस। वेरिएंस यानी फर्क। हमने सोचा था 100 रुपये लगना है, 110 रुपये लग गया, तो 10 रुपये अनफेवरेबल है क्योंकि 10 रुपये खर्चा ज़्यादा आ गया। खर्चा ज़्यादा गया मीन्स प्रॉफिट कम हो गया। तो इट मीन्स इट इज़ नॉट अ दिस थिंग, क्या बोलते हैं, इट इज़ नॉट अ फेवरेबल, रेदर इट इज़ एन अनफेवरेबल, इट्स एन एडवर्स वेरिएंस। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इट इज़ नॉट गुड, इट्स एन एडवर्स पोजिशन टू बी इन। सो उसको हम बोलते हैं दीज आर एडवर्स वेरिएंसेस, राइट। So let's start with the standard costing का introduction. What exactly is standard costing as per the books, as per the module and as per the shortened thing which I have prepared. So what is standard costing? Standard costing is a technique or to control the cost, to make sure कि cost जो आपने सोची है as per budget, उसके कहीं ना कहीं cost अंडर ही बनी रहे। इन विच प्री डिटरमाइंड कॉस्ट यानी स्टैंडर्ड्स, यानी मैंने बताया कि सालों का जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि इतने यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने के लिए कितना इनपुट रिक्वायर्ड होता है। तो अकॉर्डिंगली और इंडस्ट्री के भी स्टैंडर्ड्स मिला के वी मेक श्योर कि हम एक स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश करें। हम एक एसओपी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जिससे हमको पता चले कि यस, एक यूनिट बनाने के लिए कितना स्पेसिफिक लेवल ऑफ आउटपुट और लेबर उस पर लग रहा है। तो बेसिकली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे मटेरियल के लिए, लेबर के लिए, ओवरहेड्स के लिए। एंड जब एक्चुअल प्रोडक्शन होगा और एक्चुअल कॉस्ट का डेटा हमारे पास आएगा, तो एक्चुअल कॉस्ट कंपेयर की जाएगी स्टैंडर्ड से टू आइडेंटिफाई वेरिएंसेस। वेरिएंसेस मीन सर्टेन डिफरेंसेस इन दी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। जब हमने स्टैंडर्ड सेट किया तो हमने सोचा कि एक प्रोडक्ट 100 रुपये में बनेगा, और जब हमने एक्चुअल प्रोडक्शन किया और डेटा निकाला तो हमको पता चला कि एक यूनिट 110 रुपये में बना है। तो 10 रुपये जो एक डिफरेंस है, दैट इज नोन एज वेरिएशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज डिविएशन, राइट। क्या एग्जाम रेडी डेफिनेशन होगी? इट्स अ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट बेस्ड ऑन टेक्निकल एस्टिमेट्स, यस, और गिवन लेवल ऑफ एक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के, ये समझना इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद वेरिएंसेस कैसे कैलकुलेट होते हैं ये समझना हमें इंपॉर्टेंट है।
व्हाट द मेन ऑब्जेक्टिव आर टू कंट्रोल द कॉस्ट। एग्जैक्टली यही एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि उसको कॉस्ट कंट्रोल में रहे, सो दैट उसके हेल्दी मार्जिन बने रहे एंड इस कट थ्रोट कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो है वो अच्छे से सर्वाइव कर पाए एंड मेक श्योर कि उसके जो बॉटम लाइन है जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं, नेट प्रॉफिट कहते हैं, वो बना रहे। टू एनालाइज द वेरिएंसेस कि अगर कॉस्ट ओवररन हो रहा है या अंडर रन हो रहा है तो क्या कारण है। ओवररन हो सकता है तो हम मान सकते हैं कि हमने मटेरियल एफिशिएंटली नहीं यूज़ किया, बोल सकते हैं कि हमने मटेरियल एक्सपेंसिव परचेज किया। अगर अंडर रन है तो हमको देखना पड़ेगा कि क्या ये शॉर्ट टर्म कंडीशन है कि कुछ कारण से, कि अगर मार्केट में ग्लट है, ग्लट मीन्स ओवर सप्लाई है, तो क्या ये ओवर सप्लाई के कारण हमको इन द शॉर्ट टर्म जो है, इन द शॉर्ट रन जो है कॉस्ट कम लगी है या फिर ओवरऑल ही कॉस्ट इस कमोडिटी की कम हुई है। और अगर हमको पता चलेगा कि ओवरऑल कॉस्ट ही इस कमोडिटी की कम होने लग रही है तो हमको स्टैंडर्ड जो है वो रिवाइज करने पड़ेंगे कि आगे से स्टैंडर्ड ही हम ऐसे बनाएं कि जो रिफ्लेक्ट करे उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट हमको मार्केट में मिल रही है। एफिशिएंसी भी मेजर होगी कि काम एफिशिएंटली हुआ है कि नहीं, क्योंकि अगर एडवर्स और ये वेरिएंस होगा तो यानी इनएफिशिएंसी है, और अगर फेवरेबल वेरिएंस है तो कहीं ना कहीं हम एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। कॉस्ट रिडक्शन में आएगा, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में आएगा और डिसीजन मेकिंग में आएगा। ये सब एक ही चीज़ के डेरिवेटिव्स हैं, राइट। तो मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कंट्रोल द कॉस्ट एंड मेक श्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन इज रनिंग एफिशिएंटली, स्मूथली एंड इन द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबली एज वेल। व्हाट आर द एलिमेंट्स कवर्ड अंडर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। तीन ही एलिमेंट होते हैं कॉस्ट के, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। और ओवरहेड्स के दो पार्ट होते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड। क्या फीचर्स हो सकते हैं कि प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड हमको पहले निकालने पड़ेंगे, उसके हिसाब से स्टैंडर्ड कॉस्ट बनेगा। आफ्टर दैट वी हैव टू कंटिन्यूसली कंपेयर विद द एक्चुअल कॉस्ट टू नो द डिविएशन एंड वेरिएशन एंड एनालाइज द वेरिएंसेस की डिफरेंसेस आए हैं तो क्यों आए हैं, उसकी तह तक जाइए, उसको खोजिए कि क्या एग्जैक्ट रीजन है जिसके कारण हमारा कॉस्ट ओवररन या अंडर रन होने लग रहा है। मैनेजमेंट उसी से आपको कंट्रोल कर पाएगा। मैनेजमेंट जो ऑन फ्लोर मैन्युफैक्चरिंग है या ऑन फ्लोर जहाँ कॉस्ट इनकर हो रही है उसको कंट्रोल कर पाएगा एंड एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, एग्जैक्टली जो मैंने आपको बताया। अब वेरिएंसेस किस किस प्रकार के होते हैं? पहला एक हो सकता है कंट्रोलेबल वेरिएंस। क्या होता है कंट्रोलेबल वेरिएंस के? वेरिएंसेस विच कैन बी कंट्रोल्ड और इन्फ्लुएंस बाय मैनेजमेंट थ्रू प्रॉपर सुपरविजन एंड एफिशिएंसी। जैसे कि एक्सेस यूजेज ऑफ मटेरियल अगर है कि मान लीजिए एक आउटपुट, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको 10 kg का रॉ मटेरियल लगने लग रहा था, अब हमने 12 किलो यूज़ कर लिया, तो ये तो एक्सेस यूजेज है, तो इसको तो कंट्रोल किया जा सकता है। मेक श्योर हम कर सकते हैं कि जो 2 किलो एक्सेस लगा है वो क्यों लगा है, कहाँ लगा है, कैसे लगा है, क्या ऐसे हम कम कर सकते हैं क्या। तो बेसिकली जो भी वेरिएंसेस जो कंट्रोलेबल रीजन के कारण है, जो भविष्य में आगे चल के हमको पता है कि कंट्रोल हो जाएंगे, वो इसके पार्ट बनते हैं। इसका पार्ट मीन्स इट इज़ व्हाट, दीज आर कंट्रोलेबल वेरिएंसेस। हमको पता है ये जो फर्क आया है ना, इसको हम आगे कंट्रोल कर सकते हैं। लेबर की इनएफिशिएंसी है कि किसी लेबर ने ज़्यादा छुट्टी ले लिया, ज़्यादा टाइम लगा दिया, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो ये अंडर कंट्रोल है हमारे। आइडल टाइम ड्यू टू पुअर प्लानिंग, हो सकता है कि लेबर खड़ा हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जैसे मान लो चिप्स आप बना रहे हैं तो लेबर आपके पास खड़ा है, लेकिन रॉ मटेरियल का स्टॉक, जैसे इस केस में वुड भी पोटैटो, आपके पास नहीं है, वो खत्म हो गया, तो आप स्टॉक आउट की कंडीशन में हो, तो इस केस में भी कहीं ना कहीं आइडल टाइम वेरिएंस जो है वो एडवर्स आएगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए खराब होगा, बिकॉज कॉस्ट चलती रहेगी और काम नहीं होगा। एक्सेस ओवरहेड स्पेंडिंग, ये सब फैक्टर्स हो सकते हैं जो कंट्रोलेबल वेरिएंस के एग्जांपल है, यानी ऐसी चीज़ें जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं भविष्य में, उसको हम बोलते हैं कंट्रोलेबल वेरिएंसेस, राइट। उसके बाद कंट्रोलेबल वेरिएंसेस अराइज ड्यू टू इनएफिशिएंसी और लैक ऑफ कंट्रोल एंड कैन बी करेक्टेड बाय मैनेजमेंट एक्शन, जो मैंने एग्जैक्टली पॉइंट बताया। दूसरा हो सकता है नॉन कंट्रोलेबल वेरिएंसेस। अब सर नॉन कंट्रोलेबल वेरिएंसेस क्या हो सकते हैं? नॉन कंट्रोलेबल वेरिएंस हो सकते हैं जो कि मैनेजमेंट के कंट्रोल के बाहर हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जैसे इंक्रीज इन मटेरियल प्राइस ड्यू टू इन्फ्लेशन। और इंडिया में इन्फ्लेशन मोस्टली इज इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, इट इज़ व्हाट, इट इज़ इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। हमारे जो गवर्नर हैं आरबीआई के, वो अक्सर ये चीज़ बोलते हैं उनके जब भी इंटरव्यूज़ आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती है, तो उनका एक टर्म आता है कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है। इसका कारण क्या है कि इंडिया में जो भी चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है उसका कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल जो है इम्पोर्ट हो रहा है, बाहर की देशों से आ रहा है, और अगर बाहर देश में कहीं किसी भी जगह सप्लाई चेन अगर क्राइसिस हो गया तो उस कमोडिटी के प्राइस बढ़ने ही बढ़ने हैं। इसलिए जो भी कमोडिटीज़ हम यहाँ पे लेके आते हैं, जिसको हम यूज़ करके आगे मैन्युफैक्चर करने वाले हैं प्रोसेस, दैट इज़ नथिंग बट द इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। इसी कारण WPI जो है हमारा वो अक्सर बढ़ता जा रहा है, होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसे कहा जाता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स काफ़ी बढ़ते जा रहा है।
तो अगर ऐसी चीज़ें, तो ये तो मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं है, तो इसके कारण अगर कॉस्ट ओवररन होता है, इसके कारण मटेरियल के वेरिएंसेस अगर एडवर्स आने लग रहे हैं, दैट इज द अनकंट्रोलेबल पार्ट ऑफ वेरिएंसेस। गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस की गवर्नमेंट अगर जैसे मान लीजिए सिगरेट्स हैं, अभी 1 फरवरी से सिगरेट्स पर टैक्स लगने वाला है, तो सिगरेट्स इज एक्सपेंसिव। तो अगर वैसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट के पॉलिसी के कारण आ रही, गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन के कारण आ रही, दैट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। नेचुरल कैलेमिटीज हो सकती है, ड्रॉट हो सकता है, फ्लड हो सकता है, बेसिकली आजकल ये बहुत आने लगे हैं साइक्लोन्स, जिसके कारण फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैम्पर हो सकता है, उसके कारण कुछ कॉस्ट ओवररन हो सकते हैं, इनएफिशिएंसीज आ सकती है, एडवर्स वेरिएंसेस आ सकते हैं, दैट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। सेम पावर कट्स बाय इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, क्योंकि हमारे हाथ में अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है एंड वी आर लाइंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, तो इट मीन्स कि दीज आर बियॉन्ड द मैनेजमेंट कंट्रोल। अब तीसरा प्रकार हो सकता है फेवरेबल वेरिएंस, जहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम आई। हमने सोचा था 1 यूनिट जो है 100 रुपये में बनेगा, एक्चुअल में वो 90 रुपये में बन गया, तो इट्स अ फेवरेबल वेरिएंस। ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेवरेबल पार्ट है, बिकॉज ये प्रॉफिट हमारा कहीं ना कहीं बढ़ाएगा, सो इट इज फेवरेबल पार्ट। और व्हेन द एक्चुअल आउटपुट और सेल इज मोर देन द स्टैंडर्ड, हमने सोचा था कि 10,000 यूनिट कहीं ना कहीं हम बनाएंगे और उसको बेच देंगे, लेकिन हमने 12,000 बेच दिए। कितने बेच दिए साहब? 12,000 यूनिट बेच दिए, तो कैपेसिटी वेरिएंसेस इसका पॉजिटिव आ जाएगा। हमने सोचा था 10 बेचेंगे, लेकिन हमने 12 बेच दिए, तो इट्स अ गुड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, इट इज गुड फॉर प्रॉफिट एज वेल। इट लीड्स टू इंक्रीज इन प्रॉफिट, दैट इज वाई इट इज फेवरेबल। फेवरेबल मीन्स कि आप धंधा करने बैठे हो, तो अगर आपका प्रॉफिट बढ़ेगा किसी भी चीज से, तो इट इज वेरी फेवरेबल फॉर यू, राइट। और अगर वहीं कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट घटेगा, तो इट इज वेरी एडवर्स सिचुएशन फॉर यू, इट इज नॉट गुड फॉर यू, इट इज नॉट सस्टेनेबल मे बी इन द लॉन्ग टर्म। एग्जाम्पल, मटीरियल लोअर प्राइस पे मिल गया, लेबर ने 10 घंटे लगने थे एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, 8 घंटे में ही काम कर दिया, तो 2 घंटे का फायदा हो गया। तीसरा वुड बी ओवरहेड, जो इनकर है वो स्टैंडर्ड से हमारे कम हो गया, हो सकता है रेंट कम लग गया, हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी कम लग गई हो, जो भी हमने स्टैंडर्ड सेट की थी अकॉर्डिंगली एफिशिएंसीज के कारण। अ फेवरेबल वेरिएंस इंडिकेट बेटर परफॉर्मेंस देन एक्सपेक्टेड। एंड एडवर्स वेरिएंस मींस व्हेन द एक्चुअल कॉस्ट इज मोर देन द स्टैंडर्ड कॉस्ट, यानी जो एक्चुअल कॉस्ट है, आपने सोचा था 100 रुपये पे 1 यूनिट बनाएंगे, लेकिन 110 पे बन गया, तो 10 रुपये तो कॉस्ट ओवररन है ना, 10 रुपये तो आपके लिए एडिशनल खर्चा है, 10 रुपये तो आपका नुकसान है, 10 रुपये से तो आपका प्रॉफिट कम होगा। सो ऐसे वेरिएंसेस जो एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कम करते हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म अनसस्टेनेबल बनाते हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन का इंसेंटिव कम करते हैं टू बी इन द मार्केट एंड कम्पीट इन द मार्केट, ऐसे वेरिएंसेस को हम बोलते हैं दीज आर एडवर्स वेरिएंस। इट लीड्स टू डिक्रीज इन प्रॉफिट ऑब्वियसली। एग्जाम्पल, मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, लेबर ने काम जो है ज़्यादा घंटे लगाए करने में, इनएफिशिएंसीज बढ़ गई एंड ओवरहेड में खर्चा ज़्यादा हो गया। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों का मैं कंटिन्यूसली एग्जांपल देते चल रहा हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें यह है कि वेरिएंस को कंप्यूट कैसे किया जाए। देखिए कैसे कंप्यूट किया जाएगा। अब जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कौन कौन से हैं? 3 ही हैं बेसिकली, 3 ही एलिमेंट हो सकते हैं। फर्स्ट वुड बी मटेरियल, सेकेंड इज लेबर कॉस्ट, एंड थर्ड इज ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन अब इस ओवरहेड्स में भी 2 पार्ट हैं, पहला दूसरा। पहला कौन सा सर? वेरिएबल, दूसरा कौन सा सर? फिक्स्ड। तो बेसिकली 4 अगर कंपोनेंट है, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड। तो मटेरियल की प्राइस में चेंज हो सकता है बजट के हिसाब से, लेबर की प्राइस में चेंज हो सकता है जो हमने बजट किया था उसके हिसाब से, वेरिएबल ओवरहेड की भी एक्सपेंस में चेंज हो सकता है फ्रॉम द बजटेड, एंड फिक्स्ड ओवरहेड आल्सो कैन चेंज फ्रॉम द बजटेड फिगर्स, राइट। सो बेसिकली 4 अगर एलिमेंट हो, चारों के वेरिएंसेस वी हैव टू स्टडी, एंड इसी वेरिएंस के अराउंड क्वेश्चन आएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, इफ यू नो what is basically going behind the concept, तो when you are able to make even the formulas, because ये रटने वाली चीज़ नहीं है, it can totally be understood and applied in the exam, right? बेसिक नोशंस हैं, जब जब आएंगे मैं आपको बताते जाऊंगा कि क्या है। मटेरियल वेरिएंसेस पहले हम देखते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। अब मटेरियल कोई चीज़ हमको खरीदना है, तो मटेरियल के कॉस्ट में किस किस कारण फ़र्क आ सकता है? ये टोटल फ़र्क है। ये तो प्राइस हो सकता है कि हमने 100 रुपये का सोचा था 1 यूनिट मिलेगा, हमको 110 का मिल गया, तो प्राइस में हो सकता है। हो सकता है हम 10 केजी यूज़ करने वाले थे, हमने 12 केजी यूज़ कर दिया एक रॉ मटेरियल के लिए, तो यहाँ तो प्राइस के कारण फ़र्क आ सकता है, या तो यूजेज के कारण फ़र्क आ सकता है। और जब इन दोनों फ़र्क को हम ऐड कर देंगे, दैट विल बी द टोटल वेरिएंस।
अब यूजेज में भी क्यों फ़र्क आ सकता है सर? एक तो अगर 2 या 2 से अधिक रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके मिक्स में फ़र्क हो सकता है ए बी सी 3 रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं टू मेक अ प्रोडक्ट जी, तो हो सकता है ये 3 किलो, ये 4 किलो, ये 2 किलो यूज़ करना था, एक्चुअल में हमने ये 4 कर लिया, ये 3 कर लिया और ये भी 4 कर लिया। तो प्रपोर्शन में भी फ़र्क आ सकता है और यूजेज में भी फ़र्क आ सकता है। तो जो प्रपोर्शन का फ़र्क है दैट इज़ बेसिकली दी पार्ट ऑफ यील्ड वेरिएंस। और मान लीजिए कितना लगना चाहिए था, 3 4 7 8 9 यूनिट लगने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे 4 4 8 11 यूनिट लग गए। तो अब ये जो डिफरेंस है यील्ड का दैट विल बी कंप्यूटेड अंडर द यील्ड वेरिएंस। और प्राइस का फर्क पूरा का पूरा प्राइस वेरिएंस में कंप्यूट हो जाएगा, और उसके बाद जितने भी वेरिएंस है यूजेज और यूजेज के जो फर्दर ब्रेकडाउन है दैट विल बी कैलकुलेटेड एट द स्टैंडर्ड प्राइस ओनली। तो चलिए एक एक करके देखते हैं व्हाट इज द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इट इज़ बेसिकली स्टैंडर्ड कॉस्ट, हमने कितना सोचा था और एक्चुअल में हमको कितना कॉस्ट लग गया। तो इसका जो वेरिएंस है मान लीजिए 10 रुपये, ये एडवर्स वेरिएंस होगा, ऐसा लिखा जाता है इसको। तो अब बेसिकली स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने जितनी सोची थी और जितने प्राइस पे सोची थी मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी और कितने प्राइस पे लगी। तो इट इज़ बेसिकली टोटल वेरिएंस की पूरा का पूरा फर्क कितना है और किन कारणों की वजह से फर्क है उसको हम इसका फर्दर ब्रेकअप करके देखेंगे। तो कॉस्ट वेरिएंस इज बेसिकली स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट कम होगा और एक्चुअल ज़्यादा होगा तो फिगर ऑब्वियसली माइनस में आएगा, विच मीन्स इट्स एन एडवर्स वेरिएंस। और अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट ज़्यादा होगा और एक्चुअल में हमको उससे कम कॉस्ट लगी तो इट मीन्स इट्स अ फेवरेबल वेरिएंस, इट्स अ फेवरेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। चलिए इसका अपन ब्रेकअप देखते हैं। इट इज़ फर्स्ट इज बेसिकली प्राइस वेरिएंस। सो प्राइस वेरिएंस बेसिकली किससे आएगा कि प्राइस के कारण, कि एक्चुअल क्वांटिटी जो भी हमने प्रोक्योर की स्टैंडर्ड क्वांटिटी का नहीं आएगा, बिकॉज हमने जो एक्चुअल में खरीदा उसी का प्राइस हम पे कर रहे हैं। तो एक्चुअल क्वांटिटी जितनी हमने खरीदी और हमने सोचा था कि 100 रुपये पे एक क्वांटिटी मिलेगी लेकिन 110 पे मिल गई, और ऐसे हमने 1000 यूनिट मान लीजिए खरीद लिए, तो 10,000 का देयर इज एन एडवर्स वेरिएंस, है ना। कि बेसिकली हमने सोचा था कि मतलब हमने 1000 यूनिट्स खरीदा, हमने सोचा 100 पे मिलेंगे लेकिन हमको 110 पे मिल गए। तो 10 रुपये का एडिशनल खर्चा है, 10 रुपये का एडवर्स वेरिएंस है, 10 रुपये का आपका ज़्यादा खर्चा है, इसका मतलब 10 रुपये से प्रॉफिट कम होगा हर एक यूनिट पे। तो ऐसे 1000 यूनिट हमने खरीदे तो 10,000 का एडवर्स वेरिएंस कहीं ना कहीं प्राइस के कारण आ रहा है। इसको फर्दर ब्रेक करके हम लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड प्राइस वन मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी एंड एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। बेसिकली इसको फर्दर सॉल्व करना है, ये वाली इक्वेशन को बेसिकली आप मल्टीप्लाई कर दोगे ईच एलिमेंट ब्रैकेट के इनसाइड से, तो आपको ये मिल जाएगी। परचेज डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि तुमने महंगा खरीदा, तुमने सही से कोटेशन हो सकता है नहीं मंगवाए होंगे, हो सकता है स्टैंडर्ड सेट करने में तुमसे गलती हो गई होगी, तो टोटली परचेज डिपार्टमेंट जो है इसके लिए जिम्मेदार रहेगा। उसके बाद आता है यूजेज वेरिएंस। हो सकता है कि हमने इस्तेमाल जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा कर लिया जिससे जितना हमको करना चाहिए था। तो बेसिकली अब प्राइस का डिफरेंस हट गया है, तो एवरी वेरिएंस विल बी कैलकुलेटेड एट स्टैंडर्ड प्राइस ओनली, राइट। तो स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। हमने सोचा था कि 10 kg लगेगा लेकिन 12 kg इनपुट लग गया, तो जो 2 kg एक्स्ट्रा लगा है उसको स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको वेरिएंस मिल जाएगा ड्यू टू एक्सप्लिसिटली ड्यू टू क्वांटिटी ओनली। यहाँ पे प्राइस का फर्क नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी यूज के कारण फर्क आएगा। तो इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एस पी इंटू एस क्यू, ये आ जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये आ जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पे ही है, सिर्फ क्वांटिटी का फर्क आएगा कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लगनी थी और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी, सिंपल। अब इसको फर्दर ब्रेक करेंगे तो इट कुड बी डिवाइडेड इनटू मटेरियल मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस। बेसिकली जब एक से ज़्यादा रॉ मटेरियल यहाँ पे लगता है तो उसमें मिक्स का प्रोपोर्शन का फर्क आ सकता है, राइट। तो क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड प्राइस पे मल्टीप्लाई हो जाएगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बेसिकली क्या होता है कि जो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी है उसको स्टैंडर्ड मिक्स रेशो में मंगा दिया जाएगा, कि जैसे ये इसका रेशो 3:4:2 का रेशो था इस एग्जांपल में, और एक्चुअल में कितना लगा 4:3:4। तो एक्चुअल जो क्वांटिटी लगी कितनी 11, इसको स्टैंडर्ड के रेशो में देखा जाएगा तो दैट विल बी द मिक्स का फर्क, राइट। कि रेशियो के कारण कितना फर्क आ रहा है बेसिकली, कि क्योंकि हो सकता है 3 प्रोडक्ट है तो तीनों अलग अलग कॉस्ट पे ऑपरेट कर रहे होंगे, तीनों अलग अलग कॉस्ट के प्रोक्योर हो रहे होंगे। तो स्पेसिफिकली ड्यू टू मिक्स, ड्यू टू द चेंज इन रेशियो वी आर कैलकुलेटिंग, सो इसलिए क्या फर्क आएगा कि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। इसमें बेसिकली क्वांटिटी का फर्क नहीं है, आप देखेंगे कि 9 क्वांटिटी लगनी चाहिए थी 11 लगी, तो ये जो 2 का डिफरेंस है वो यहाँ पे अकाउंट नहीं होगा, बिकॉज वो यील्ड वेरिएंस में जाएगा कि कितनी उपज में आपकी डिफरेंस आई। इट इज बेसिकली सिर्फ और सिर्फ रेशियो के कारण फर्क ढूंढेंगे कि आपको एक्चुअल में 11 क्वांटिटी लगी ना, ठीक है, वही 11 क्वांटिटी आप अगर स्टैंडर्ड प्रपोर्शन में लगाते तो कितना फर्क आता। सो इट इज जस्ट
फर्क ड्यू टू चेंज इन प्रपोर्शन, राइट, ड्यू टू चेंज इन यील्ड नहीं आएगा कि लगने 9 ही चाहिए थे आपने 11 लगाए, वो उसमें फर्क नहीं आएगा। इट इज जस्ट कि आपने 11 लगाया ना, ठीक है, उसी 11 को अगर आप स्टैंडर्ड प्रपोर्शन में लगाते तो कितना फर्क आता। तो बेसिकली मिक्स का वही डिफरेंस है कि प्रपोर्शन और रेशियो का फर्क है। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस, दिस विल बी दी फॉर्मूला फॉर इट। और दिस इज द जनरल अंडरस्टैंडिंग कि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी अगर कम होती तो इट मीन्स इट विल बी एन एडवर्स वेरिएंस, लेकिन अगर वो ज़्यादा होती है और आपने एक्चुअल में उसका कम लगाया तो वो रिस्पेक्टिव रॉ मटेरियल का वुड बी अ फेवरेबल वेरिएंस, सिंपल सी बात है, राइट। एंड देयर इज यील्ड वेरिएंस की अब मान लीजिए 9 लगनी चाहिए थी लेकिन आपने लगाई 11 क्वांटिटी, तो फर्क है, लेकिन उसको उस फर्क में दो एंगल है, पहला तो मिक्स का, दूसरा यूजेज का। तो मिक्स का तो हमने कर लिया, तो बेसिकली अब क्या होगा, एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड को स्टैंडर्ड कॉस्ट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिकली स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस कर देंगे माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी की, मतलब बेसिकली स्टैंडर्ड 9 था लेकिन रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 11 के हिसाब से उस रेशो में आएगी। तो इसका जो यील्ड का फर्क है, जो उपज का फर्क है कि कितनी बेसिकली यील्ड आनी चाहिए थी लेकिन कितनी आई, उसका फर्क इसमें अकाउंट हो जाएगा और इसको हम स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। विल गेट द मटेरियल का यील्ड वेरिएंस, आई एम सो सॉरी, विल गेट द मटेरियल का यील्ड वेरिएंस। क्लियर? सो ये बेसिकली था सारा मटेरियल वेरिएंस के बारे में। सो अब हम देखते हैं लेबर वेरिएंसेस की लेबर में जो कॉस्ट लगना चाहिए था और एक्चुअल में कितना लगा, उसका फर्क और किस किस कारण की वजह से फर्क आ सकता है, दैट विल बी दी फॉर्म पार्ट ऑफ लेबर वेरिएंसेस। इसमें बेसिक जो भी नोशंस है जहाँ जहाँ आएगा मैं उसको इलस्ट्रेट करूँगा। फर्स्ट इज कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस हमेशा एक एग्रीगेट वेरिएंस होता है, एक टोटल फर्क नापा जाता है कि टोटल कितना बेसिकली फर्क आ रहा है दोनों में, ठीक है। सो बेसिकली इट विड बी व्हाट इज इट, इट इज डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट हमने जो एस्टिमेट की थी एंड एक्चुअल लेबर कॉस्ट जो एक्चुअल में आई, दोनों के बीच का जो फर्क है वो टोटल इसमें एक्यूमुलेट हो जाएगा, अकाउंटेबल हो जाएगा। सो लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, जितनी लगनी चाहिए थी और एक्चुअल में कितनी लगी। सो स्टैंडर्ड आवर्स जितने लगने चाहिए थे एक को, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड रेट, जो रेट पे हमको लेबर मिलना चाहिए था, माइनस एक्चुअल आवर जितने लगे और एक्चुअल रेट जितना हमने दिया, तो टोटल एक्सपेंसेस में अकाउंट हो जाएगा। अब जो टोटल कॉस्ट वेरिएंस है लेबर कॉस्ट, ये किन किन कारणों के कारण आ सकता है, बेसिकली दो कारण के कारण आ सकता है। या तो रेट वेरिएंस की हमने सोचा था कि 10 रुपये प्रति घंटा हम किसी लेबर को देंगे लेकिन एक्चुअल में हमने 12 रुपये दे दिया, तो पैसों के कारण भी फर्क आया कि आपने महंगा लेबर हायर किया। और फर्क आ सकता है एफिशिएंसी के कारण कि हमने सोचा था 10 घंटे लगेंगे एक प्रोडक्ट को और बेसिकली 12 घंटे लग गए एक प्रोडक्ट को, तो 2 घंटे के लिए आपने ज़्यादा काम किया ना, तो वो जो 2 घंटा बेसिकली 2 घंटे का हिसाब है दैट विल अगेन बी दी एडवर्स वेरिएंस, क्योंकि हमने सोचा था 10 घंटे लगेंगे लेकिन 12 घंटे लग गए, राइट। तो इट कुड बी एफिशिएंसी, इट कुड बी प्राइस और इट कुड बी आइडल टाइम वेरिएंस, कि कुछ आप आइडल टाइम रह गया और जिसके कारण बेसिकली आइडल टाइम यानी बेसिकली ऐसा टाइम जब आपने जो काम करना चाहिए था लेकिन आपने किया नहीं, और ये हमेशा एडवर्स रहेगा कि कुछ देर आप काम कर सकते थे लेकिन आपने किया ही नहीं, तो दैट विल ऑलवेज बी दी आइडल टाइम। सो हम डिस्कस कर रहे थे आइडल टाइम वेरिएंस, इट विल ऑलवेज बी एडवर्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट विल ऑलवेज बी एडवर्स। बेसिकली जितने भी क्या फर्क आएगा, देखिए आइडल जितने भी आइडल टाइम थे मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट कर देंगे तो हमेशा हमेशा एडवर्स वेरिएंस आपका साहब बना रहेगा। यानी एक्चुअल आवर्स जो पे किए गए, स्टार मार्क है, स्टार मार्क मीन्स जो एक्चुअल आवर पे किए गए, हो सकता है आपने 12 घंटे का पे कर दिया हो, एक्चुअल आवर्स वर्कड माइनस बेसिकली 10 घंटे ही काम हुआ हो, यानी जो 2 घंटे हैं इसका एडवर्स वेरिएंस कहीं ना कहीं आएगा और इट विल ऑलवेज बी एडवर्स, बिकॉज अगर 2 घंटे काम नहीं किएंगे तो उतनी प्रोडक्टिविटी लॉस है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि कॉस्ट वेरिएंस हमने देख लिया। रेट वेरिएंस हो सकता है कि स्टैंडर्ड रेट हमने जो सोचा था 10 रुपये पर घंटा माइनस एक्चुअल रेट 12 रुपये पर घंटा, इन्हें 2 रुपये का नुकसान है, और एक्चुअल आवर जितने पे किए गए होंगे, एक्चुअल आवर्स पेड जितने घंटे के लिए पे किया होगा उतना ये एडवर्स वेरिएंस आ जाएगा, राइट रेट। और इसके लिए HR डिपार्टमेंट होगा, हो सकता है इन्होंने अच्छे से फोरकास्ट नहीं किया हो, या तो हो सकता है कि इनका प्लानिंग में कुछ गड़बड़ आ गई हो, इसलिए इसका एडवर्स वेरिएंस इट कुड बी देयर, राइट। देन देयर इज एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस यानी जितने घंटे काम करने चाहिए थे और जितने एक्चुअल में किए हमने, तो स्टैंडर्ड आवर्स जितने लगने चाहिए थे माइनस एक्चुअल, अगर एक्चुअल आवर्स ज़्यादा है स्टैंडर्ड से यानी 10 घंटे में काम होना चाहिए था लेकिन 12 घंटे में काम हो गया, तो 2 घंटे की एफिशिएंसी आपकी कम है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड रेट से, इट विल बी योर एफिशिएंसी वेरिएंस। और वर्क पे आएगा बिकॉज एफिशिएंसी इज बेसिकली कितने घंटे काम किए गए, टू मेक श्योर कि प्रॉपर हमारे पास रिकॉर्ड रहे।
एंड आइडल टाइम वेरिएंस हमने देखा है। अब एफिशिएंसी वेरिएंस दो कारण हो सकता है कि मिक्स और यील्ड वेरिएंस सेम जो मटेरियल का था, हो सकता है कि अलग अलग प्रकार के एम्प्लॉयज़ हो सकता है अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़ हो, सेमी स्किल्ड हो और फुल्ली स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हो। इनका रेट अलग अलग होगा, सबसे एक्सपेंसिव होंगे जो काफ़ी स्किल्ड लेबर है, उसके बाद सेमी स्किल्ड थोड़े उससे कम एक्सपेंसिव होंगे एंड अनस्किल्ड सबसे कम एक्सपेंसिव होंगे, सबसे सस्ते में वो लोग आपको मिलेंगे। तो इनका जो प्रपोर्शन का फ़र्क है, हो सकता है आपने जिस स्किल्ड के ज़्यादा आवर्स यूज़ कर लिए और अनस्किल्ड के कम घंटे यूज़ कर लिए, तो रेट में फ़र्क आएगा कि आपने स्किल्ड किया तो ज़्यादा अपने कॉस्ट वहाँ पे एलोकेट किया, बिकॉज स्किल्ड एम्प्लॉयज़ आर रिलेटिवली एक्सपेंसिव टू अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़। तो इनके कारण जो प्रोपोर्शन जो मिक्स के कारण फ़र्क आएगा, दैट इज़ दी डिफरेंस ड्यू टू मिक्स वेरिएंस। और उनका यील्ड वेरिएंस है कि 10 घंटे लगने चाहिए थे और 12 घंटे आपको मोटा मोटी लगे तो आपकी यील्ड कम हो गई। तो क्या फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड रेट पे ही आएगा, क्योंकि एक्चुअल प्राइस का जो प्राइस के कारण रेट के कारण जो डिफरेंस है वो तो रेट वेरिएंस में पूरा कैलकुलेट हो गया। उसके बाद के जो भी एफिशिएंसी के कारण वेरिएंसेस है उनको हम स्टैंडर्ड रेट पे ही कैलकुलेट करेंगे। क्या लिखा है, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स। सेम लॉजिक है जो हमने मटेरियल का मिक्स में पढ़ा, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड रेट पे, तो बेसिकली हमको पता चल जाएगा कि कितने जो एक्चुअल आवर्स लगे ना उसको स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में देखेंगे तो प्रोपोर्शन के कारण फर्क कितना है, और स्टैंडर्ड कितने घंटे लगने चाहिए था और एक्चुअल कितने घंटे लगे उसका फर्क यील्ड वेरिएंस में आएगा, है ना। तो यील्ड वेरिएंस क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स। रिवाइज स्टैंडर्ड 11 घंटे होंगे और मान लीजिए अगर स्टैंडर्ड 9 घंटे लगने चाहिए तो यील्ड का फर्क आ गया, लेकिन मिक्स का नहीं है क्योंकि मिक्स का तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं इन द मिक्स वेरिएंस। फेयर इनफ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी दिस। अब थर्ड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट पे आते हैं जिसको बोलते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स का भी टोटल कॉस्ट वेरिएंस होगा, एक्सपेंडिचर वेरिएंस होगा, हमने जो प्लान किया था और एक्चुअल में कुछ ज़्यादा फर्क आ गया, और एफिशिएंसी वेरिएंस बेसिकली कितना वर्क हुआ है उसके बेसिस पे, क्योंकि जितना वर्क हुआ होगा उतने वेरिएबल ओवरहेड्स एब्जॉर्ब हुए होंगे, राइट। तो ओवरऑल कॉस्ट वेरिएंस देखते हैं क्या बोलता है कि स्टैंडर्ड आवर्स जितने काम करने चाहिए थे मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, हमने जितना सोचा था, मान लीजिए 100 घंटे काम हमने सोचा था होने चाहिए और 10 रुपये पर घंटे का रेट था, और एक्चुअल जितने इनकर हुए इसको माइनस कर देंगे तो इसका वेरिएंस आ जाएगा कि हमने सोचा था हर घंटे पे 10 रुपये वेरिएबल कॉस्ट इनकर हो रहा है, तो 100 घंटे काम करेंगे तो 1000 होगा, और एक्चुअल में मान लीजिए अगर 1200 का कॉस्ट हो गया, 1300 1500 का कॉस्ट हो गया, तो 500 कॉस्ट ओवर रन हो गया। दैट विल बी दी टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। अब इसको फर्दर ब्रेक करेंगे, एक्सपेंडिचर के कारण या एफिशिएंसी के कारण फर्क आ सकता है। एक्सपेंडिचर के कारण क्या फर्क आ सकता है कि जितने घंटे एक्चुअल में काम हुए और कितना रेट लगा, हमने सोचा कि भाई 100 घंटे काम हुए लेकिन हमने 10 रुपये सोचा था, लेकिन जो है 15 रुपये लग गए, तो 5 रुपये प्रति घंटा ओवर एक्सपेंडिचर आ गया, यानी महंगा वेरिएबल ओवरहेड आया। हमने सोचा था 10 रुपये पर घंटे लगेंगे वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा, लेकिन एक्चुअल में 15 रुपये लग गया, राइट। तो इसके कारण एक फर्क आ सकता है, एंड एफिशिएंसी के कारण एक फर्क आ सकता है कि स्टैंडर्ड रेट जो है मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स की, यानी हमने सोचा था कि 100 घंटे काम करेंगे लेकिन एक्चुअल में तो उससे कम ही काम किया हमने, राइट, या ज़्यादा काम कर दिया, तो उतना कॉस्ट ओवररन आपका हो जाएगा, क्योंकि गिवन इनपुट्स के लिए आपको कम काम करना चाहिए था, आपने ज़्यादा काम कर दिया, राइट। सो ये बेसिकली इसका वेरिएबल ओवरहेड का फॉर्मूला हो गया, क्लियर। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि फिक्स्ड ओवरहेड, ये थोड़ा चैलेंजिंग होगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है इससे, आएगा ही मोस्टली, अगर तो इससे ही आएगा। इसके फॉर्मूले थोड़े से टफ है, बिकॉज फिक्स्ड ओवरहेड जो नॉर्मली इनकर होते हैं उनको हम एब्जॉर्ब करते हैं ऑन अ सर्टेन लेवल, जो हमने ओवरहेड चैप्टर में पढ़ा कि एक प्री डिटरमाइंड रेट निकाला जाता है जिसके बेसिस पे ओवरहेड्स एलोकेट होते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस हम देखेंगे, टोटल जो वेरिएंस है वो क्या आता है, स्टैंड डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड ओवरहेड विच इज एब्जॉर्ब्ड और फिक्स्ड ओवरहेड विच आर इनकर्ड। देखिए स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट कितना होना चाहिए था माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, सिंपल है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, स्टैंडर्ड कितने लगने चाहिए थे, इतने एब्जॉर्ब होने चाहिए थे, एक्चुअल कितने हो, उसका डिफरेंस विल बी अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन, इट विल बी ईदर एडवर्स और फेवरेबल वेरिएंस। Then there is fixed overhead expenditure variance rise due to budgeted fixed overhead and actual fixed overhead में जो भी डिफरेंस आएगा उसके कारण अराइज होते हैं। मैं देखिए बजटेड जो हमने किए थे, बजटेड जितने घंटे हम काम करेंगे और स्टैंडर्ड घंटे का कितना एब्जॉर्प्शन रेट है मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल जितना इनकर हुआ है, तो एक्चुअल इनकर होने का कैसा होगा, जितने घंटे काम किए और जितना रेट एक्चुअल लगा, सिंपल सी बात है। अब वॉल्यूम के कारण चेंज आ सकता है कि कितनी क्वांटिटी एक्चुअल में बनी, वॉल्यूम का डिफरेंस आएगा तो भी वेरिएंसेस आ सकता है। इट अराइज ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आउटपुट एंड दी बजटेड आउटपुट। तो स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई कर देंगे ने, इतना एब्जॉर्ब होना चाहिए था, और बजटेड बेसिकली कितना हमने बजट कर रखा था, यानी एक्चुअल कितना क्वांटिटी काम हुआ
उस हिसाब से एक्चुअल का जो स्टैंडर्ड रेट है उसमें हम कैलकुलेट करेंगे, और बजट में हमने कितना सोच रखा था, तो वॉल्यूम बेस्ड ऑन बजट बेसिकली कैपेसिटी का वेरिएंस इट कैलकुलेट्स, राइट। कैपेसिटी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस एंड कैलेंडर वेरिएंस का एग्रीगेट है ये, कि बेसिकली डिफरेंस फिक्स्ड ओवरहेड में आ सकते हैं तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए या वॉल्यूम में चेंज हो गया। अब वॉल्यूम में किस किस कारण फर्क आ सकता है, कैपेसिटी के कारण फर्क आ सकता है, एफिशिएंसी ऑफ काम करने की एफिशिएंसी के कारण फर्क आ सकता है, कैलेंडर के कारण फर्क आ सकता है। कैलेंडर वेरिएंस सुपर ईजी है कि महीने में मान लीजिए हमने सोचा 26 दिन हम काम करेंगे, हमने 24 दिन ही काम किया, तो जो 2 दिन का है इट विल ऑलवेज बी एडवर्स, कि जो 2 दिन हमने काम नहीं किया और पर डे जो ओवरहेड का रेट होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना तो हमारा लॉस है ही है कि हर दिन ओवरहेड इनकर हो रहा है इररिस्पेक्टिव आप काम कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि आपके फैक्ट्री का अगर रेंट हो जा रहा है 2000 दिन का, महीने का मान लो 60,000 जा रहा है, तो 2000 रुपये जो फैक्ट्री का रेंट है वो तो आपको देना ही देना है इररिस्पेक्टिव आप उस दिन पे काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो अगर 2 दिन काम का लॉस है, 2 दिन मान लीजिए स्ट्राइक हो गई या एम्प्लॉयज छुट्टी पे चले गए, तो साहब ये आपका लॉस हो जाएगा जो आपको बियर करना ही पड़ेगा, एंड इट विल ऑलवेज बी दी एडवर्स वेरिएंस, एंड इसको कैलेंडर वेरिएंस बोलते हैं, राइट, ड्यू टू डिफरेंस इन नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ पीरियड, है ना। अब कैपेसिटी वेरिएंस क्या हो जाएगा कि एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स, हमने कितना सोचा था हम काम करेंगे और एक्चुअल में कितना किया। अगर एक्चुअल में हमने बजट किया था 10,000 घंटे काम होगा, लेकिन एक्चुअल में 11,000 घंटे काम होगा, तो 1,000 विल बी फेवरेबल वेरिएंस, कि आपने बेसिकली जितना बजटेड था आपने ज़्यादा काम किया। तो इट्स ऑलवेज गुड कि अगर काम ज़्यादा हो, सो दैट ओवरहेड जो एब्जॉर्ब होगा वो मोर यूनिट्स पे हो जाएगा, राइट। इनटू स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। बेसिकली ये लॉजिक है जो आपको समझना चाहिए, रेस्ट तो उसका डेरिवेटिव है फॉर्मूला, राइट। फिर फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस है कि एफिशिएंसी के कारण फिक्स्ड ओवरहेड में वेरिएंस आ सकता है ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड आवर्स एंड एक्चुअल आवर्स वर्क। बेसिकली स्टैंडर्ड रेट पे मल्टीप्लाई करेंगे कि स्टैंडर्ड आवर्स एफिशिएंसी यानी जो जितना प्रोडक्शन दिया हुआ है 10,000 यूनिट दिए, उसके हिसाब से स्टैंडर्ड घंटे कितने लगने चाहिए थे और एक्चुअल घंटे कितने लगे। और एक्चुअल घंटे ज़्यादा लगे तो इट मीन्स वी आर इनएफिशिएंट, कम लगे तो इट मीन्स वी आर रियली वेरी एफिशिएंट। तो उन दोनों का डिफरेंस है, स्टैंडर्ड रेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी दी फिक्स्ड ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस। सो बेसिकली ये 6 पार्ट है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस में, तो हमने सारे देख लिए। बेसिकली इट वाज जस्ट अ रिवीजन कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा हो तो आपको एक फ्रेश रिवाइज हो जाए, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी फॉर्मूलाज हैं, उनका बेसिकली क्यों कैसे डिराइव हो रहा है वो आपको समझ में आ जाए, दैट्स इट। एंड इस पर आप अगेन कंटिन्यूसली क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, इसको अंडरस्टैंड करके सॉल्व करते रहिए। 1-2 बार डिफिकल्ट होगा बट धीरे धीरे यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द क्रक्स ऑफ दिस, ये क्यों किया जा रहा है, इसका क्या मतलब है, and eventually it will land you in a good position and it will definitely give you good marks in the question in the examination अगर ये question आता है तो। थैंक यू सो मच एंड आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, कुछ हेल्प हुई होगी, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग।